चलो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी देखा था। क्या देखा था बच्चा लोग? इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंगुलर मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। तो चीज़ें काफ़ी रिलेटेड हैं, है ना, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, रिलेटेबल है। हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था? लीनियर मोमेंटम, है ना। लीनियर मोमेंटम लोगों ने क्या पढ़ा था? लीनियर मोमेंटम क्या पढ़ा था बच्चा हम लोगों ने? वेक्टर p इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। ये था हमारा लीनियर मोमेंटम। फिर वहाँ पे हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फोर्स पढ़ा था। फिर हम लोगों ने रोटेशन में क्या पढ़ा? टॉर्क पढ़ा। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ पढ़ा। ओके, तो सिमिलरली जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल about a point is defined as angular momentum vector L is equal to r cross p। ओके, अब देखें एंगुलर मोमेंटम L, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास टाइम्स वेलोसिटी। तो r क्रॉस mv आ जाएगा। मास तो स्केलर है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L इज इक्वल टू m इंटू r क्रॉस v। ओके, दैट मीन्स सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन पॉइंट O। कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v एंड इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन है वेक्टर r, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू m इंटू r क्रॉस p। सिंपल टॉर्क की तरह। अब इस वेक्टर और इस वेक्टर में कितना एंगल होगा? दिस एंगल थीटा। ओके, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। वेक्टर r इज इक्वल टू के ले सकते हैं m आर वी साइन थीटा यूनिट वेक्टर n। ओके, तो अब यहाँ से एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक एक्सियल वेक्टर है। रोटेशन में जो भी मिलेगा आपको क्या मिलेगा? एक्सियल वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सियल वेक्टर मिलेगा। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम आर वी साइन थीटा यूनिट वेक्टर n। अब इस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? r क्रॉस v से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। r की तरफ रखो, v की तरफ मोड़ो, तो किधर की तरफ, जिधर की तरफ थंब जाएगा वो हमारा क्या बताएगा? एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। ओके, अच्छा ये तो सिंपल हो गया। अब निकालने का तरीका क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम निकालने के दो तरीके। एंगुलर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे हम लोग क्या? एम आर इंटू वी परपेंडिकुलर, या फिर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर। दोनों तरीके, जैसे टॉर्क निकालते था ना, सेम उसी तरीके से। यहाँ पे वी परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू पोजीशन वेक्टर। क्या है? वी परपेंडिकुलर क्या है? जैसे वहाँ पे टॉर्क केस में क्या निकालते थे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स टू पोजीशन वेक्टर, ठीक है, या डिस्टेंस r। तो सेम तरीके से एम आर बी में वी परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू डिस्टेंस r, या जिस पॉइंट्स के अबाउट हम लोग निकालें उस पॉइंट से वहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। या हम लोग इस तरीके से भी जा सकते हैं, एम वी आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इजी है। ये वाला क्या है? ज़्यादा इजी है, एम आर वी परपेंडिकुलर। ओके, चलो नोट कर लो फटाक से। अब देखिए, इसमें हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे क्योंकि चीज़ें रिपीट हैं एकदम, है ना। मेरे पास टाइम भी तो कम है। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन 1। ओके, ये एक्स एक्सिस है, बिल्कुल रोटेशन की तरह है और टॉर्क की तरह।
origin. A particle is moving toward this with 5 meter per second. This distance is 2 meter and mass of the particle is 2 kg. Then magnitude of angular momentum. Magnitude of angular momentum. Okay, option A 10. अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का ऐसा है यूनिट की बात करूं तो क्या आ जाएगा बोलो? एंगुलर मोमेंटम का ऐसा है यूनिट क्या आ जाएगा? एम वी आर है ना, मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो क्या आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो जाएगा इसका ऐसा ही यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन ए 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 20 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने दिया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्यान से देखें, हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल क्या होता है? एम आर वी परपेंडिकुलर। ओके, हम लोग वी परपेंडिकुलर के जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी ये है और डिस्टेंस ये है, दोनों परपेंडिकुलर ही है, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। सिंपल, मास 2 kg, डिस्टेंस 2, वेलोसिटी 5, तो कितना जगह यहाँ से 20। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन पूछूँ तो डायरेक्शन बता सकते हो क्या? डायरेक्शन बता सकते हो? डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? ध्यान से देखिए, ये पोजीशन वेक्टर होगा आर, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो आर क्रॉस वी का डायरेक्शन निकालना ना, बेसिकली आर क्रॉस वी। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा? आर की तरफ फिंगर रखेंगे, वी की तरफ मोड़ेंगे, वेलोसिटी की तरफ हम जो होगा वो क्या बताएगा? हमारा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। ये हो गया हमारा। तो हम किधर की तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम किधर की तरफ है? बाहर की तरफ। या जैसे हम लोग टॉर्क में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करके निकालते थे, आप वैसे भी निकाल सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x axis, y axis, this is 37 degree, 5 meter, particle is moving horizontally ऐसे along x axis। ठीक है, along this axis with speed 10 meter per second। okay, angular momentum of the particle with respect to origin। ठीक है, origin O। ठीक है, या पॉइंट O। ऑप्शन ए। अच्छा, मास नहीं दिया इसका, मास है इसका 1 kg। ठीक है, ऑप्शन ए 30 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 40 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 50 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो, फटाक से, फटाफट क्या होगा? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एम बी आर या एम बी परपेंडिकुलर, जो भी लिखना आप लिख सकते हैं, एम आर वी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आर है, ये जो वेलोसिटी गिवन है, क्या ये इस आर के परपेंडिकुलर है? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? कंपोनेंट ले लेते हैं। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग दिस लाइन, एक परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये एंगल 37 है तो ये 37 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 10 cos 37 दैट मीन्स 8। ये कितना आ जाएगा? 10 sin 37 दैट मीन्स 6। अब मेरे को बताओ, क्या इस कंपोनेंट का कोई एंगुलर मोमेंटम होगा इस पॉइंट के वोट? नहीं, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास करेगा। जैसे टॉर्क में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बहुत रिलेटेबल है चीज़ें। ठीक है, तो मास कितना 1, आर कितना है 5, और परपेंडिकुलर कौन सा है 6।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30 आंसर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, फटाक से नोट कर लो, फटाफट फटाफट फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चंस सेम रहेंगे, ठीक है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg is fired with velocity 20 meter per second from 20 meter per second from 50 meter per second 50 meter per second from ground by making an angle of 37 degree from horizontal. Okay, from horizontal. Calculate angular momentum of the particle with respect to launching point और प्रोजेक्शन पॉइंट, जो भी लिखना आपको, ठीक है, लॉन्चिंग पॉइंट और प्रोजेक्शन पॉइंट व्हेन पार्टिकल was at its highest point. When particle was at its highest point. ओके, ऑप्शन दे दूं क्या मैं? चलो ऑप्शन दे देता हूँ। चलो ऑप्शन दे देता हूँ मैं। ऑप्शन ए 1200 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन बी 360 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन सी 1800 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन डी 3600 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो फटाक से सॉल्व कर दो, कौन सा आंसर करेक्ट होगा बता दो। बहुत ही आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, कौन सा फार्मूला लगाना है, फार्मूला आपको पता ही है, जैसे हम लोग टॉर्क निकालते थे ना, सेम वैसे ही करना है। अब आप देख लो कौन सा इजी है आपके लिए। चलो देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, ये मान लेते हैं ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से एक पार्टिकल को भेजा गया, कितने एंगल से, 37 डिग्री से, कितने इनिशियल वेलोसिटी से 50। तो ये किस पाथ पे फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करते यहाँ कहीं हिट करेगा, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं वाई एक्सिस, हम इसको मान लिया एक्स एक्सिस। तो पार्टिकल, अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला हॉरिजॉन्टल 50 cos 37 दैट मीन्स 40, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा 50 sin 37 दैट मीन्स 30 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर। तो जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट, दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितनी है, h मैक्स, तब हमको क्या बताना बच्चा, एंगुलर मोमेंटम। तो मेरे को बताओ जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होगी, ये वाली। वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो चुका होगा, प्रोजेक्टाइल में लोग पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और ये हम वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 40 मीटर पर सेकंड। तो एक चीज़ तो हमको हाईएस्ट पॉइंट पे पता चल गया। अब ध्यान से देखें, अब इस पार्टिकल का, जब पार्टिकल यहाँ पे है, इसके रेस्पेक्ट में हमको क्या बताना, एंगुलर मोमेंटम। तो इसको ज्वाइन करो, इसको आप ज्वाइन करो, ऐसे आप ज्वाइन करो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, आर। ओके, अब देखो, अगर आप थोड़े से होशियार हो तो इसको मैं दोनों तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, अगर आप इस फार्मूले से जाओगे, एम वी परपेंडिकुलर आर,
तो आपको इसको कंपोन लेना पड़ेगा, तो फिर ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये निकालोगे फिर ये निकालोगे, तो काफ़ी टफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस मेथड से जाएं, एम वी आर परपेंडिकुलर, तो ध्यान से देख, आर परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम दैट पॉइंट जिसके अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना था। लाइन ऑफ वेलोसिटी क्या है, लाइन ऑफ वेलोसिटी क्या है बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल होगा, ये हमारा लाइन ऑफ वेलोसिटी है और ये इस पॉइंट को निकालना है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालोगे तो यही तो होगा, और ये किसके बराबर होगा, एच मैक्स के बराबर होगा। तो हम लोग एच मैक्स निकाल लेते हैं डायरेक्टली, तो हमको ये आर परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो यहाँ से आर परपेंडिकुलर किसके बराबर, एच मैक्स के, और एच मैक्स कितना आ जाएगा, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, यू वाई स्क्वायर कितना 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 बाई 2 इंटू जी का वैल्यू में 10 ले लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 45 मीटर। तो सब कुछ पता है, इसमें रख दो, मास है 1, वेलोसिटी कितना 40 इंटू 45, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1800, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, इससे भी जा सकते हो आप, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करोगे आप, 2 कंपोनेंट करोगे इसका, ये और एक ये कंपोनेंट करोगे। तो इसके लिए आपको ये एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा थीटा के, ये एंगल। तो आपको थीटा कैसे निकालोगे, एच मैक्स निकालना ही पड़ेगा आपको उसके लिए, और ये r बाई 2 निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस पूरा r होता है ना, तो ये r बाई 2 होगा, तो ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा, दोनों निकालना पड़ेगा, तब आप थीटा निकाल पाओगे, तब कंपोनेंट निकाल पाओगे। लेकिन हमको एच मैक्स जब निकालना ही है, तो मैं सोचा थोड़ा सा दिमाग दौड़ा कि सर मैं ये इस तरीके से कर देता हूँ, एम वी आर परपेंडिकुलर वाले मेथड से कर देता हूँ, है ना, तुम्हारा आंसर और ईजिली आ जाएगा। नोट कर लो फटाक से, तो ये उस मेथड से हो गया। ठीक है, तो अब एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लोगे पार्टिकल का, एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का कैलकुलेट कर लोगे ना, सिंपल, ये वही जैसे टॉर्क कैलकुलेट करते थे सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, ये हम लोगों ने पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम देखा। एम वी आर जो हम लोगों ने देखा वो किसका एंगुलर मोमेंटम है, चलो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है। किसका एंगुलर मोमेंटम है, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है। हम लोग किसका एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, ऑफ अ रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी, कौन सी बॉडी, कौन सी बॉडी, रिजिड बॉडी। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि वो रिजिड बॉडी है, कि सेम कहानी भाई रिपीट हो रही है बार बार, मुझे भी कष्ट हो रहा है पढ़ाने में, तुम लोगों को क्या बन रहा है, तुम लोगों को भी कष्ट हो रहा होगा पढ़ने में, चीज़ें पूरा रिपीट है बच्चा, रोटेशन इज कम्प्लीटली, अगर आपने वर्क पावर एनर्जी ठीक से पढ़ लिया है, मान लेते हैं कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये धूम तनानन करके ओमेगा से रोटेट करे एंगुलर वेलोसिटी से। तो हमने क्या बोला था कि अब रिजिड बॉडी, हमने जो एम वी आर जो पढ़ा वो कौन सी बॉडी के लिए था, वो तो पार्टिकल के लिए था। अब रिजिड बॉडी में कोई पार्टिकल तो है नहीं, पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे बॉडी के अंदर, है ना। जैसे ये पेन एक रिजिड बॉडी है, एज्यूम कर सकते हैं, इज नॉट इंटायरली रिजिड बॉडी, और इलास्टिसिटी में लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, मैं इसको डिफरेंट पार्टिकल में तोड़ लेता हूँ, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, पार्टिकल 4, पार्टिकल 5, ऐसे अनंत पार्टिकल में जितने भी पार्टिकल थे सबको तोड़ लिया। अब देखते हैं इस पार्टिकल का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, मान लिया r1, इस पार्टिकल का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 एक्सिस से, इस पार्टिकल का r3, इस पार्टिकल का r4, और इस पार्टिकल का, ऐसे तमाम पार्टिकल के तोड़ सकते हैं ना। तो अब ये पार्टिकल इस पॉइंट के बाद सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, बता चुका हूँ मैं। तो अब इसका वेलोसिटी लीनियर क्या हो जाएगा, v1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, r1 ओमेगा। इसका वेलोसिटी कितना आ जाएगा, सॉरी v4 हो जाएगा, r4 ओमेगा। इसका कितना आ जाएगा, r1 ओमेगा।
इसका कितना आ जाएगा v3 r3 ओमेगा, और इसका v2 कितना आ जाएगा r2 ओमेगा, है ना। हमने क्या बताया था कि रिजिड बॉडी में सभी पार्टिकल्स का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करता है। v इज इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, r ज़्यादा होगा तो एंगुलर लीनियर वेलोसिटी पार्टिकल का ज़्यादा होगा, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, सारे पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर देता हूँ, तो नेट मोमेंटम मिल जाएगा हमको। क्या आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 एंड सो ऑन, सारे पार्टिकल। अब सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो सारे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में होगा। तो सारे पार्टिकल का जब एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में होगा तो मैं डायरेक्टली उनको ऐड कर सकता हूँ। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गए तो उनको ऐड कर सकते हैं उनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली। तो मैंने वही किया, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ऐसे घूम रहा है तो ऊपर की तरफ होगा। सारे एंगुलर मोमेंटम हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, ऐसे ऊपर की तरफ होंगे। इस पार्टिकल का डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का ऊपर की तरफ, इस पार्टिकल का डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का ऊपर की तरफ। सारे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, एक तरफ होगा, सेम होगा। तो सारे मोमेंटम के पार्टिकल के मोमेंटम क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ऐसे एक क्लॉकवाइज, ऐसा एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे ना सारे पार्टिकल। तो अब बोले L1, पहले पार्टिकल का मोमेंटम कितना आ जाएगा, मास M1 R1 B1 प्लस दूसरे का M2 R2 V2 एंड सो ऑन, सारे को ऐड कर लिया हमने ऐसे। अब रख देते हैं V1 का वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा M1, V1 क्या है R1 ओमेगा, तो ये कितना आ जाएगा M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, प्लस ये कितना आ जाएगा V2 का वैल्यू रख दूंगा मैं, तो M2 R2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। तो क्या सभी टर्म से ओमेगा मैं कॉमन ले लूँगा, हाँ सर। तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन इंटू ओमेगा। अब बताओ M1 R1 स्क्वायर क्या है, पार्टिकल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। M2 R2 स्क्वायर क्या है, पार्टिकल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ऐसे ही सारे पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस एक्सिस के अबाउट ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बॉडी का एंगुलर ऑफ मोमेंट अबाउट दिस एक्सिस, इसको हम लोग I मानते हैं। तो ये कितना आ जाएगा I ओमेगा। सो एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, L इज इक्वल टू I ओमेगा, जहाँ पे I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। तो ये ध्यान रखना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल क्या होता है, MVR या MRV परपेंडिकुलर, जो भी लिखना आपको, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी क्या होता है, I ओमेगा, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे भाई, ओमेगा जिधर की तरफ घूम रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। सेम तरीके से एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, I इंटू ओमेगा। बोला था ना हमने कि इन केस ऑफ रोटेशन मास विल बी रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, और लीनियर मोमेंटम विल बी रिप्लेस्ड बाय एंगुलर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी विल बी रिप्लेस्ड बाय एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन विल बी लीनियर एक्सीलरेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय एंगुलर एक्सीलरेशन, ओके। और वर्क पावर एनर्जी में घुस जाए तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी रिप्लेस्ड बाय रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सब कुछ, ठीक है, सेम उसी तरीके से। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। अब एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगा इस एंगुलर मोमेंटम का, जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा। और ओमेगा का डायरेक्शन तो निकालना मैं बच्चा लोग बता चुका हूँ, गलती से पूछ मत लेना, वरना पहले मारूंगा फिर बताऊंगा, पहले सुनाऊंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। चलो ये सब चैप्टर ना बच्चा इतना इंटरेस्टिंग है ना, इतना इंटरेस्टिंग है ना, कि अगर आप ढंग से पढ़ लो ना इस चैप्टर को तो आपका पूरा मैकेनिक्स रिवाइज हो जाएगा। रोटेशन आप पूरा पढ़ लोगे ना एक बार, पूरा मैकेनिक्स रिवाइज हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो, जैसे मैं पूछा, एक रिंग है, क्या है, रिंग है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ओमेगा से, ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। रेडियस है रिंग का 2 मीटर, मास है 1 kg।
कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन दे दूं क्या मैं? कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन ए 20 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 40 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बताओ, फटाफट, बिना देर किए हुए बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिना देर किए हुए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। ध्यान से देखें, ये रिंग है ना, रिंग का मास कहाँ पे होता है? इसके सरकमफ्रेंस पे सर, यानी कि यहाँ पे। तो रिंग भी क्या हो गया? एक रिजिड बॉडी हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? आई ओमेगा। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का इसके अबाउट बताया था ना, mr स्क्वायर ओमेगा, मास कितना दिया हुआ है 1, रेडियस कितना है 2 स्क्वायर, ओमेगा कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 40। खत्म। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, चलो अब ध्यान से देखें, मैं क्या दे दूं आपको? डिस्क दे सकता हूं, इसकी जगह पे रॉड दे सकता हूं, आपको कुछ भी दे सकता हूं, सेम चीज वही चीज। कैलकुलेट करो भाई, करो कैलकुलेट करो, फालतू में टाइम पास वाले क्वेश्चन, ठीक है? तो हम लोग वो बातें नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या? तुम जो आए जिंदगी में, बात बन गई 10 रेडियन पर सेकेंड, लेंथ 6 मीटर, मास 2 kg, एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन ए ऑप्शन ए 200 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 240 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 360 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 60 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो, फटाफट से। मोमेंट एंगुलर मोमेंटम, फटाक से बता दो एंगुलर मोमेंटम, बिना लेट लतीफ़ किए हुए बता दो भाई मेरे। छोटू लोग बता दो जल्दी से एंगुलर मोमेंटम। कौन सा ऑप्शन होगा? देख लेते हैं। रिड बॉडी है ना, रॉड क्या है? रिड बॉडी, आई ओमेगा। सो एल इज इक्वल टू सर हाई ओमेगा तो पता है, हाई नहीं पता। आई क्या है? आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट? जिसके अबाउट रिड बॉडी रोटेट कर रही है, तो इसके अबाउट रोटेट कर रही है। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था कितना होता है? ml²/3। कितना होता है? ml²/3 इंटू 10। तो भाई मास दिया हुआ है 2, 6²/3 इंटू 10, तो कितना जाएगा? 72/3 इंटू 10, कितना जाएगा? 240। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, अगर मैं यहीं पे पूछता कि इस एक्सिस के अबाउट रॉड रोटेट करा, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करा इतने से ही, तब बताओ, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या होता? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट। और इस पॉइंट के अबाउट कितना होता है? ml²/12। तो हम लोग रखते 2 इंटू 36, L स्क्वायर करेंगे बाई 12 इंटू 10, तो कितना आ जाता है बच्चा? 60। तब कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन डी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई किसका लेना है? जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाक से।
मिटा दें? यस सर। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, तुम जो आए जिंदगी में बात खराब हो गई। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग with constant speed, with constant velocity, velocity v, okay, along the line y is equal to b if mass of the particle is m, then prove that angular momentum of the particle about origin remains constant, okay, angular momentum of the particle about origin remain constant। चलो बता दो भाई, सिंपल वे में बता दो, है ना, प्रूफ कर दो। चलो खुद से ट्राई करो पहले, फिर मैं बताऊंगा। खुद से ट्राई करो पहले। आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए है फेवरेट क्वेश्चंस, 3 नंबर या 5 नंबर में जो भी पूछता है ना। चलो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं ना भाई। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई इज इक्वल टू बी लाइन कैसे होगा? ऐसे? क्या ये वाई इज इक्वल टू बी लाइन है? मारेंगे गधेड़ों। वाई इज इक्वल टू बी का मतलब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। वाई इज इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा। यहाँ ये y इज इक्वल टू बी लाइन इज दिस। पार्टिकल इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और ये कितना है डिस्टेंस? v। तो हमको प्रूफ करना है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे है पार्टिकल। जब मान लेते हैं जब यहाँ पे है पार्टिकल v स्पीड से जा रहा है, ये तो कांस्टेंट है v। तो ओरिजिन ओ के अबाउट मोमेंटम बताओ। m आर वी परपेंडिकुलर। m कितना है? m v कितना है? ये डिस्टेंस b v, ठीक है। मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पहुँचता है, v स्पीड से जा रहा है, तो अब तो डिस्टेंस r ये हो जाएगा, है ना। तो आप चाहो थीटा मान लो, फिर कंपोनेंट वगैरह लो, कैसे भी लो, ठीक है। एक जनरल, अच्छा ठीक है, मैं जनरल पॉइंट पे ही ले लेता हूँ। ये r ले लिया, ठीक है। अब ये क्या v परपेंडिकुलर है इस r के? नहीं, तो हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो मैं कंपोनेंट लेता हूँ, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, एक अलॉन्ग दिस। हमने इसको थीटा मान लिया, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? v cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? v sin थीटा। तो ध्यान से देखें, एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? m r v परपेंडिकुलर, l इज इक्वल टू m r v परपेंडिकुलर कितना? v sin थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? m v ऐसे लिख सकता हूँ मैं, r sin थीटा को एक साथ लिख लिया ऐसे। तो अब ध्यान से, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखें, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस बाई दिस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? उल्टा किया क्या मैंने, सॉरी, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, या r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? b बाई साइन थीटा। यहाँ पे रख दो, तो l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m v, r की जगह पे b बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये कैंसल आउट, तो फिर से एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया? m b v। एक जनरल पॉइंट पे निकाला, यहाँ पे इतना था, एक जनरल पॉइंट पे निकाला, इतना आ रहा। अब m क्या है? m कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, v कांस्टेंट, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? कांस्टेंट।
एक जनरल पॉइंट पे निकाला ना, हमको कांस्टेंट मिल रहा है, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। नोट कर लो फटाक से। ये आप ऐसे भी बोल सकते हो भाई कि ये पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से इसके अबाउट मूव कर रहा, तो ओरिजिन से इसके लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा b ही रहने वाली है। समझ पा रहे हो? तो एम वी आर परपेंडिकुलर से कितना जाएगा मोमेंटम, एम बी वी। अब ये चेंज ही नहीं हो, मास कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, एम मोमेंटम कभी चेंज ही नहीं करेगा। ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं। नोट कर लो फटाक से। चलो मिटा दे। यस सर। चलो अच्छा, अब ध्यान से देखो, हमने फोर्स को कैसे डिफाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, सो टॉर्क ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। So torque tau will be equal to rate of change of angular momentum L omega. So torque vector will be equal to, अब एंगुलर मोमेंटम अगर मान लेते हैं वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं डी टी ऑफ एम वी। तो अगर मास बॉडी का नहीं चेंज हो रहा तो हम लोग क्या लिखते हैं एम डी बी बाई डी टी। तो ये क्या आ जाता था, एम ए। ओके, तो सेम उसी तरीके से एल बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी एल है कि सॉरी ये आई है, आई ओमेगा सॉरी, तो आई हमारा बाहर आ जाएगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। अब डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू अल्फा। और टॉर्क का डायरेक्शन निकालना हम लोग जानते ही हैं। यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन और एंगुलर एक्सीलरेशन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन में फोर्स का डायरेक्शन एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। सिमिलरली यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन और अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे एफ क्या होता है, नेट फोर्स होता है, यहाँ पे टॉर्क क्या होता है, नेट टॉर्क होता है, काम खत्म। सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। चलो नोट करो फटाक से, बेटा चलो। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। चलो क्वेश्चन, ये डिस्क है, ओके, ये एक्सिस फिक्स है ऐसे, इसका क्रॉस का मतलब ऐसे परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, ओके। रेडियस है इसका 2 मीटर, एक टेंजेंशियल फोर्स ऐसे अप्लाई किया गया इस पर 10 न्यूटन का, ओके। मास ऑफ द रिंग मान लेते हैं, रिंग लेके डिस्क ले लेते हैं, मास इसका 4 kg, ओके। देन एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क, ऑप्शन ए 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो, फटाक से बता दो एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन फटाफट बता दो क्या होगा।
चलो देखते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना, टॉर्क टाउ इज टू क्या होता है आई इंटू अल्फा। तो टॉर्क क्या निकालोगे, टॉर्क क्या आ जाएगा यहाँ से, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, फोर्स कितना है 10, परपेंडिकुलर ही लग रहा है फोर्स डिस्टेंस के, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है mr²/2, तो mr²/2 इंटू अल्फा। तो 20 इज इक्वल टू मास 4, 20 मास 4 आर, रेडियस कितना है 2²/2 इंटू अल्फा, ये 2 से 2 खत्म, तो अल्फा कितना आ जाएगा 20/8 यानी कि 2.5 मीटर पर, सॉरी मीटर का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक रॉड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। रॉड इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, रॉड इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। मास है रॉड का 6 kg एंड डिस्टेंस है, लेंथ है इसका 1 मीटर, ओके। एक फोर्स को ऐसे अप्लाई किया गया, ऐसे, बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ वर्टिकल। फोर्स है का मैग्नीट्यूड था 10 न्यूटन, 10 नहीं 50 न्यूटन, ओके। देन कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम, ओके। ऑप्शन ए, ऑप्शन दे दूं ना मैं, चलो ऑप्शन दे देता हूं मैं। 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी। 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी। 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो, फटाफट फटाफट, काफ़ी सिंपल है भाई, बहुत आसान है भाई, चलो फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट बिना देर किए हुए बताओ जल्दी से। तो चलो देखते हैं, हमको क्या पता है कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू अल्फा। अगर मुझे टॉर्क पता चल जाए किसके अबाउट, इस पॉइंट को हिंज है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, तो अल्फा निकल जाएगा। तो टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क कितना आ जाएगा बोलो। इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, एक परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल, ये कितना आ जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा 30, ओके। अब देखें कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर ये तो यहाँ लग रहा है, गधा। क्या इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं ना, इस 50 न्यूटन के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, ऐसे 40 न्यूटन का ऐसे लगेगा और 30 न्यूटन का ऐसे लगेगा। क्या ये कंपोनेंट कोई टॉर्क देगा, नहीं, कौन सा देगा ये, और ये डिस्टेंस कितना दिया वो 1 मीटर, तो टॉर्क कितना आ जाएगा 40 × 1 इज इक्वल टू 40। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट कितना होता है रॉड का, ml²/3, मास कितना है 6, लेंथ कितना 1²/3, तो कितना आ जाएगा 2। तो सब कुछ पता चल गया, रख दो 40 इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा, तो अल्फा कितना आ जाएगा 20, काम खत्म, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना आसान है, नोट करो फटाक से, फटाक से नोट कर लो, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा। मिटाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फुली है, फुली है ये, फुली एक रस्सी इस पे से खींचा जा रहा है, टेंशन फोर्स F लगा के इस पे से 50 न्यूटन। रेडियस है इस फुली का, यहाँ इस ये हिंज, इसके अबाउट हिंज है, ठीक है,
डिस्क है ये, डिस्क या टाइप जो कोई पुली बोलना। रेडियस है इसका 2 मीटर, मास है इसका 4 kg, ओके, मास है इसका 4 kg। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑप्शन ए, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फटाक से बता दो कौन सा करेक्ट होगा बिना देर किए हुए, बिना देर किए हुए। बिना देर किए फटाक से बताओ। चलो देखते हैं। तो क्या सिंपल एक ही कहानी भाई, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई एन टू अल्फा। ये तो वही होगा सर, आप फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स दे दे रहे हैं, मास दे दे रहे हैं, एक्सीलरेशन पूछ रहे हैं। इस केस में टॉर्क है तो आपको टॉर्क निकालना पड़ रहा है, आई है मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसको निकालना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू आई इनटू अल्फा। तो टॉर्क कितना आ जाएगा बोलो, फोर्स, ये क्या दोनों परपेंडिकुलर रेडियस होगा, दोनों परपेंडिकुलर ही है, तो 50 इंटू 200। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का इसके अबाउट कितना होता है, mr²/2, मास 4, रेडियस स्क्वायर 2/2, तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा 8 आ गया, 8 ही आएगा ना mr²। ठीक। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा, टॉर्क 100, आई कितना 8 इंटू अल्फा, तो अल्फा कितना आ जाएगा 100/8 यानी कि 50/4 यानी कि 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। law of conservation of angular momentum, law of conservation of angular momentum, ओके। ये कौन सी चिड़िया का नाम है सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या है ये। तो आपने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। कब कंजर्व होता है, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा, जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, dl/dt, दिस इज नेट टॉर्क। तो इफ नेट टॉर्क इज 0 तो हमको क्या मिल जाएगा यहां से, dl/dt इज 0, dl/dt का इज इक्वल टू 0 का मतलब वेक्टर l इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके। तो नोट करें, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ नेट टॉर्क ऑन ए सिस्टम इज 0, देन एंगुलर momentum of the system remain constant, ओके। यही है क्या हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। काम खत्म, नोट कर लो फटाक से। चलो भैया, सिस्टम का याद रखें, ध्यान रखें। अब इसके एग्जाम्पल देखा होगा, मान लो हम लोग ऐसे घूम रहे हैं मेरे ग्राउंड पे, हम लोग हाथ ऐसे करके ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे है ना, और हम लोग हाथ ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं ऐसे ऐसे करके, और सडनली हाथ नीचे कर लें तो हमारी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है ना। क्यों क्यों क्यों, ध्यान से देखेंगे तो वो क्या चीज़ कहाँ से आती है, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आती है। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो
तो एक सिंपल सी बात बताओ मेरे को, L इज इक्वल टू क्या आया था, कांस्टेंट आया था। तो L क्या होता है, I इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर I बढ़ जाएगा तो ओमेगा घट जाएगा, घट जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो वो वही चीज़ हमने जो अभी बता रहा था मैं एग्जांपल देके घूम के, वो उसी का मतलब, उसका मतलब वही था कि ऐसे मैं घूम रहा हूँ, हाथ को जो मैं फैला लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी घट जाती है। लेकिन जब मैं ऐसे घूम रहा था, हाथ को सडनली नीचे कर लिया तो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाती है, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। ये एक डिस्क है, क्या है, डिस्क, रेडियस आर का, किसका, रेडियस आर का, डिस्क, मास m, रेडियस r, ओमेगा से घूम रहा है। ओके, इफ another disk of same size and same radius, same mass, sorry, say size का मतलब तो सेम हो ही गया, same mass is gently placed on the surface of the disk, then calculate angular velocity of the both disk। ऑप्शन है क्या, सरफेस ऑफ डिस्क और रफ, सरफेस ऑफ डिस्क और रफ। ओके, ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए ओमेगा, ऑप्शन बी ओमेगा बाई 2, ऑप्शन सी 2 ओमेगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और इलस्ट्रेट कर देता हूँ। ये एक डिस्क था, तो बढ़िया रोटेट कर रहा था, ठीक है। एक दूसरा डिस्क, ये एक डिस्क था, ऐसे रोटेट कर रहा था, इसका कुछ थिकनेस रहा होगा बढ़िया ऐसा, ठीक है। ये ऐसे रोटेट कर रहा था इस एक्सिस के अबाउट, ओमेगा से। क्या किया गया, एक दूसरा डिस्क लाया गया, सेम साइज, सेम रेडियस का और सेम साइज का, इसके ऊपर ऐसे रख दिया गया, इसके ऊपर ऐसे रख दिया गया, इसके ऊपर ऐसे रख दिया गया लाके, ठीक है। सेम मास का, सेम रेडियस का, ऊपर क्या किया गया बच्चा, लाके रख दिया गया। ऐसे तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये बताना हम लोगों को। चलो फटाक से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो ओमेगा बाई 2 होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिसने ओमेगा बाई 2 किया, सॉल्व किया, अच्छा किया, बहुत अच्छी बात। आप सिंपल वही चीज़, एंगुलर मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करते थे ना हम लोग, सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी। देखें कैसे, एक ही क्वेश्चन में इस पर कराऊंगा, बार बार चीज़ नहीं कराऊंगा, जेई क्लास में आपको कराया जाएगा डिटेल में। एंगुलर मोमेंटम पहले देखते हैं कंजर्व होगा कि नहीं। टॉप व्यू देखते हैं, ये एक डिस्क है, सरफेस रफ है, ये ऐसे ऐसे घूम रही थी ओमेगा से, है ना। इसके ऊपर दूसरा डिस्क और ये दूसरा वाला डिस्क जो इसके ऊपर रखा गया था, तो दोनों का सरफेस रफ है। तो मेरे को बताओ, जैसे सिंपल मेरे पास ये दो बुकें हैं, क्या हैं, ये दो बुकें हैं, ये बुक ऐसे ऐसे घूम रही थी, इसके ऊपर मैंने लाके दोनों बुक ऐसे रख दिया, अब इसको मैं इसके ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, सिंपल ऐसे। तो दोनों एक साथ घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं भैया, जब मैंने इसको रखा तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा,
डिस्क अगर ऐसे घूम रही थी तो इस डिस्क के किसी पॉइंट पे फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऐसे, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन ऐसे, और इस पे फ्रिक्शन ऐसे, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैं ये नहीं बताऊंगा भाई कि फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, फ्रिक्शन में आप ये सब पढ़ चुके हो, आप एज्यूम करो, नहीं आएगा तो मैं मेरे से पूछ लेना, बाद में बता दूंगा। तो अब ध्यान से देखो, इसका फ्रिक्शन का टॉर्क इसके बाद कितना आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इन फ्रिक्शन का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों क्या जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। कैंसिल आउट नेट टॉर्क सिस्टम पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट टॉर्क सिस्टम पे जीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा डिस्क का, पहले वही डिस्क रोटेट कर रही थी तो क्या आ जाएगा आई ओमेगा, दूसरा तो रोटेट नहीं कर रहा, जीरो। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, अब दोनों ही रोटेट कर रहे हैं, मान लो तो ओमेगा डैश है, तो पहले का एंगुलर मोमेंटम कितना है, आई ओमेगा डैश प्लस दूसरे का आई ओमेगा डैश, दोनों सेम ही है, तो यहाँ से ओमेगा डैश कितना आ जाएगा, ओमेगा बाई 2। ऐसे हम लोग कंजर्व करके निकालते हैं, सेम बिल्कुल एकदम डिट्टो सेम। नोट करो, मिटा दें, चलो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को या टॉपिक है, क्या कराने जा रहा था मैं, क्या कराने जा रहा था, नेक्स्ट राइट नाउ रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये किस चिड़िया का नाम है, क्या है ये रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन का, रेडियस ऑफ गायरेशन या रेडियस ऑफ जाइरेशन का हम लोग मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लेता हूं हमारे पास ये एक डिस्क है, क्या है ये डिस्क, इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चा, आई, और ये कितना होता है, mr² / 2। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन का मतलब है कि इस पूरे डिस्क को मैं एक पॉइंट मास कंसीडर करूं, क्या कंसीडर करूं, पॉइंट मास। जैसे ये पूरा डिस्क था एक पॉइंट मास, और इसी एक्सिस से मैं के डिस्टेंस पे रखूं, किसी डिस्टेंस पे रखूं, यहाँ पे इस डिस्क का मास m था, मास m। हमने क्या किया, इस डिस्क को एक पॉइंट मास कंसीडर किया, और इसी डिस्क के इस पॉइंट मास कंसीडर करने के बाद सेम एक्सिस से, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना था, कि हमने के डिस्टेंस पे रखा, और इस मास को इसके अबाउट इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बोलो, mk², है ना, पॉइंट मास हो गया ना। तो अब अगर ये आई डैश और ये आई बराबर है तो इसके को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो आई डैश इज इक्वल टू आई, तो mk² विल बी इक्वल टू mr² / 2। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, k क्या आ जाएगा यहाँ से r/√2, यानी कि डिस्क का रेडियस ऑफ जाइरेशन कितना होता है, r/√2। रेडियस ऑफ जाइरेशन का मतलब समझे आप, बुक से डेफिनेशन देख लोगे, बुक से डेफिनेशन देख लोगे। रेडियस ऑफ जाइरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये एक डिस्क है, क्या है, ये एक डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² / 2 है, ठीक है। तो हम इस डिस्क को एक पॉइंट मास कंसीडर करें और सेम एक्सिस से x डिस्टेंस पे रखें, यानी कि इसी एक्सिस से x डिस्टेंस उस पॉइंट मास को रखें, k डिस्टेंस पे पॉइंट मास को रखें। तो अब इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mk²। अब अगर ये mk² और ये mr² / 2 बराबर हैं तो इसके को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन। नोट करो फटाक से, फटाफट नोट करो। तो डिस्क का रेडियस ऑफ जाइरेशन कितना आ गया, r/√2, ठीक है। चलो नेक्स्ट मिटा दूं मैं, चलो। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन का डेफिनेशन आप बुक से देख लेंगे, मैंने मतलब समझा दिया, ठीक है। डेफिनेशन लिखना बार बार जरूरी नहीं है, आपको मतलब समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ
gyration of ring for center of mass वाले center of mass axis, for center of mass axis। चलो ऑप्शन दे देता हूँ मैं r/√2, ऑप्शन बी दे देता हूँ 2r, ऑप्शन सी दे देता हूँ r, ऑप्शन डी दे देता हूँ नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बताओ रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा रिंग का, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कैसे? ध्यान से देखें, ये रिंग है, रिंग का मास जो होता है वो कहाँ पे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रिंग का? mr², मास अगर m का है। अब रिंग का मास कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है ना, इसके सरकमफ्रेंस पे होता है ना, अंदर तो होता नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में मैं बता चुका हूँ mr² होता है। अब इस रिंग के मास को एक पॉइंट मास कंसीडर करो और सेम एक्सिस से k डिस्टेंस पे रखो। तो अब इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? I', और I' और अगर I बराबर हो जाए, यानी कि इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस एंड इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस अगर इक्वल हो जाते हैं और इसी रिंग को हमने क्या माना हुआ? पॉइंट मास माना हुआ है, तो ये क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ जायरेशन। k क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ जायरेशन। तो mk² इज इक्वल टू mr², m से m कैंसिल, तो k किसके बराबर आ जाएगा? r के बराबर आ जाएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, रेडियस ऑफ gyration ऑफ सॉलिड स्फीयर। चलो, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट कितना होता है? 2/5 mr², है ना। तो अब इसको हमने एक पॉइंट मास कंसीडर किया और k डिस्टेंस पर रख दिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर? 2/5 के बराबर है। तो mk² इज इक्वल टू 2/5 mr²। तो m से m कैंसल, तो k कितना आ जाएगा? √2/5 r। ये किसका मोमेंट रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा? सॉलिड स्फीयर का। ऐसे किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। खैर, आगे ज़रूरत पड़ने वाली थी इसलिए हमने बता दिया, आप नोट कर लें, मिटा दें। चलो, अच्छा, तुम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो पढ़ ही चुके हो, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ जो हाफ mv² होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ I⍵² होता है, ठीक है। चलो नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट देखें, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन के, दैट मीन्स इफ अल्फा इज कांस्टेंट, तो अल्फा को हम लोग क्या ले सकते हैं? d⍵/dt इज इक्वल टू अल्फा। तो d⍵ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा dt, है ना। अल्फा आप कांस्टेंट इंटीग्रेट करते हैं इसको। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ω_i था। किसी टाइम t पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है कि ओमेगा फाइनल, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, सिंपल इंटीग्रेशन। अल्फा कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? अल्फा टी। तो ओमेगा फाइनल कितना आ जाएगा? ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। याद करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा था ना, तो आपने 3 इक्वेशन पढ़े थे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो तीनों इक्वेशन रोटेशन के केस में अपने अपने साइन से रिप्लेस हो जाएंगे। फाइनल वेलोसिटी तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस लीनियर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन से, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे आते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट किससे चेंज हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से। तो क्या आ जाएगा? ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ
अल्फा टी स्क्वायर इक्वेशन 2। एंड तीसरा ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा इक्वेशन 3। ठीक है, रोटेशन के केस में ये तीनों इक्वेशन किस में आ गए, रोटेशन के। अब मैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन टाइम पास के लिए नहीं पूछ रहा कि अल्फा दिया हुआ, टी दिया हुआ, वो इनिशियल दिया हुआ, फाइनल बता दो या थीटा बता दो, कुछ भी। जैसे हम लोग ये इस इक्वेशन को अप्लाई करते थे सेम तरीके से, डिट्टो एकदम सेम तरीके से इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो नोट कर लो। नेक्स्ट लिखो वर्क डन बाई टॉर्क, वर्क डन बाई टॉर्क, वर्क डन बाई टॉर्क। तो मेरे को बताओ वर्क डन बाई ये फोर्स क्या था, डी डब्ल्यू, एफ इंटू डी एक्स है ना, या एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन बाई टॉर्क क्या आ जाएगा, टाउ डी थीटा। फोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय डी थीटा। अब अंतर क्या है, यहाँ पे एफ और डिस्प्लेसमेंट दोनों किसी एंगल पे हो सकते थे, यहाँ पे टॉर्क और डी थीटा दोनों या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दिस इज द डिफरेंस। सो वर्क डन बाय टॉर्क क्या जाएगा, टाउ डी थीटा। अब कहाँ से कहाँ तक जो भी लिमिट लगाना हम लोग लिमिट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं। आप अब ऐसे सिंपल ध्यान से देख सकते हो। मैं अगर प्रूफ करना चाहूँ तो प्रूफ कर सकता हूँ इसको। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। मान लेते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है आर पे, है ना, और इस पे मान लेता हूँ फोर्स लग रहा था ऐसे ऐसे किसी एंगल पे, ऐसे ऐसे एफ एंड दिस एंगल इज अल्फा सपोज। ठीक है, ये फोर्स इस पार्टिकल को रोटेट कर दिया इस पॉइंट के अबाउट, कुछ हम लोग रोटेशन में पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे घुमा दिया, ऐसे डी थीटा डिग्री। कितना घुमा दिया, डी थीटा डिग्री। दिस इज डी थीटा। तो मेरे को बताओ ये आर्क लेंथ काफ़ी स्मॉल है, डी एस मान लेते हैं। ठीक है, और इस एंगल, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। इस एंगल को मैंने मान लिया क्या, फाई। क्या मान लिया, फाई। तो अब यहाँ पे ध्यान से देख के बताओ ये डी एस वर्क डन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ इंटू डी एस इंटू कॉस फाई। भाई ये एंगल फाई है ना, दो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल लेते हैं ना, एफ डी एस कॉस फाई। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो इस डी एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये स्मॉल छोटा सा डिस्टेंस घुमाना तो ये आर्क लेंथ होगा। तो आर्क लेंथ क्या होता है, रेडियस स्मॉल आर इंटू डी थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ इंटू आर डी थीटा इंटू कॉस फाई। या हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं तो ये लिख सकते हैं एफ आर, कॉस फाई है, कॉस फाई इंटू डी थीटा। अब देखो एफ आर कॉस फाई क्या है, टॉर्क है। क्या है, टॉर्क। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस फाई इंटू आर इंटू डी थीटा। एफ कॉस फाई क्या है, ये कंपोनेंट हो जाएगा ना, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट एफ कॉस फाई। तो एफ कॉस, इस कंपोनेंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 डिग्री है तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन डी डब्ल्यू क्या आ गया बच्चा, टॉर्क टाउ डी थीटा। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन टाउ डी थीटा। ओके, फॉर ए पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लो फटाक से, मिटा दें। चलो अब ध्यान से देखें, एनर्जी कंजर्वेशन हम लोगों ने वर्क और में पढ़ा था ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा था ना, सेम डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0, या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सेम चीज़ यहाँ पे भी वैलिड है। ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लोग बोलें, एनर्जी कंजर्वेशन इन केस ऑफ रोटेशन, एनर्जी कंजर्वेशन इन रोटेशन, तो
तो सेम चीज़ है भाई, रोटेशन से क्या मतलब है, इनिशियल प्लस इज इक्वल टू फाइनल प्लस फाइनल काइनेटिक, या हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। सेम एनर्जी कंजर्वेशन, सेम इक्वेशन यहाँ पे भी यूज करेंगे, ठीक है। या हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशनल एनालॉग में हम लोग क्या लिख देंगे, रोटेशनल एनालॉग में क्या लिख देंगे, वर्क डन, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, या जो टॉर्क वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक, फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय टॉर्क है, यहाँ पे टॉर्क लिखेंगे, ठीक है, इन रोटेशनल एनालॉग, ठीक है। वर्क बेसिकली फोर्स ही करा, बट रोटेशनल एनालॉग में कितना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कितना होता है, इस सबसे स्टार्टिंग में वही पढ़ा था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। नोट कर लो फटाक से, मिटा दें, चलो। अब इस पे मैं तुम लोगों से एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूँ। चलो एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन में दिया आपके, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, एग्जांपल है उसका, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स को। क्या कह रहा है, कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वुंड अराउंड द रिम ऑफ ए फ्लाई व्हील ऑफ मास 20 kg, रेडियस 20 सेंटीमीटर, अ स्टेडी पुल ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड एज शोन इन द फिगर। ऐसे इस पे एक रस्सी लपेटी गई है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, एक कांस्टेंट पुल ऐसे खींचा जा रहा है 25 न्यूटन से। तो कह रहा है कैलकुलेट करें, ओके। ये एक्सेल है, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे पुली घूमेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं इस डिस्क का, ये डिस्क शेप में होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है, mr²/2, मास इसका 20, रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04 आ जाएगा बाई 2, तो ये 10 यानी कि कितना आ जाएगा 0.4 kg मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। टॉर्क कितना लगेगा इस पे, टॉर्क कितना लगेगा 25 इंटू रेडियस कितना बच्चा 20 सेंटीमीटर 0.2 यानी कि 5 न्यूटन मीटर। तो पहला पार्ट पे आता है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, टॉर्क कितना 5, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 0.4 इंटू अल्फा, तो अल्फा कितना आ जाएगा बच्चा 5/0.4, 50/4 यानी कि 12.5 रेडियन पर सेकेंड। पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, वर्क डन बाय पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ कॉर्ड इज अनवुंड। 2 मीटर जब खींच दिया गया ऐसे 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 खींचा 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो गया, फोर्स कितना 25 न्यूटन, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स 25 इंटू डिस्प्लेसमेंट 2, तो कितना आएगा 50 जूल। ऑप्शन 3 सॉरी तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जब 2 मीटर अनउंड कर दिया गया तो काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो आप सिंपल बता सकते हो, इसको 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल, तो 50 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली तो रेस्ट पे था 0, तो काइनेटिक एनर्जी पे कितना आ जाएगा 50 जूल। यहीं से ही बता सकते हो। जो थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट में बोला कंपेयर दिस एंड दिस, तो वही चीज़ आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखें। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, रोटेट करेगा ना यहाँ पे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ओमेगा नहीं पता है। इनिशियल ओमेगा 0 है क्योंकि जब खींचा जा रहा था तो रेस्ट पे था, तो इनिशियल ओमेगा 0, फाइनल निकालना है। अच्छा 2 मीटर अनउंड हो जा रहा है ना, तो कितना एंगल ये घूमा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का निकाल सकते हैं। बोलो एस इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू थीटा, यही होता है ना। एस कितना है, कितना खींचा अनउंड हुआ है 2 मीटर, तो 2, रेडियस कितना है 0.2 इंटू थीटा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 रेडियन आ जाएगा। अब ध्यान से क्या क्या हमको पता है, ओमेगा इनिशियल 0, थीटा पता है 10 रेडियन सॉरी पर सेकंड नहीं, रेडियन 10 रेडियन, और क्या पता है, अल्फा पता है 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हम लोग ओमेगा फाइनल निकाल सकते हैं, कैसे, हाँ सर, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये तो 0, तो कितना आ जाएगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर, ओमेगा फाइनल स्क्वायर कितना आ जाएगा
2, अल्फा 12.5, थीटा 10 ही है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 25, 250 आएगा ना। 250 आ गया। तो ओमेगा फाइनल मतलब ओमेगा हम लोग निकाल लिया, कितना आ गया 250। कितना आ गया 250। तो अभी हम लोगों को क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है, इसमें रख दो। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाला 0.4 है ना। ओमेगा स्क्वायर निकाल चुके हैं 250। तो कितना आ जाएगा अच्छा 50 जूल है ना। बस हो गया, काम खत्म। नोट कर लो नोट कर लो। फिर हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। मिटा दें, चलो मिटा देता हूँ मैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, रोलिंग मोशन। क्या स्टार्ट करते हैं अब, चलो रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन क्या आप लोगों ने देखा होगा, एग्जाम्पल क्या है इसका, व्हील ऑफ व्हीकल, व्हील ऑफ व्हीकल। ये क्या करता है, रोड पे रोलिंग मोशन करता है। रोलिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशनल, मतलब पहिया रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे ये मेरे पास एक मान लेते हैं व्हील है, ये एक व्हील है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे इसको चला रहा हूँ, ऐसे बिना स्लिपिंग के, ऐसे स्लिपिंग नहीं कर रहा है, ऐसे देखें ध्यान से, ऐसे तो स्लिपिंग कर रहा है ना। ऐसे मैं हाथ पे ऐसे चला रहा हूँ इसको, ऐसे। ये क्या कहलाएगा, रोलिंग मोशन। यहाँ पे बोर्ड पे स्लिप कर रहा है, ये देखिए बोर्ड पे स्लिपिंग हो रही है, तो रोलिंग मोशन नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन काफ़ी कम है। मेरे हाथ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखें क्या कर रहा है, ये रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। ओके, तो रोलिंग मोशन बिना फ्रिक्शन के पॉसिबल नहीं है। अगर सरफेस स्मूथ है तो मोशन रोलिंग नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये कोई व्हील है या कोई डिस्क है या स्फेयर है, रिंग है, जो कुछ भी है। रोलिंग मोशन का ही मतलब यही होता है कि स्लाइडिंग नहीं हो रही है। तो रोलिंग मोशन का मतलब ये इसके अबाउट ओमेगा से घूम भी रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास VCM से आगे भी बढ़ रहा है। रोलिंग मोशन बहुत डेप्थ में पढ़ोगे, आई एम लिमिटेड ड्यू टू कंस्ट्रेंट टाइम बाउंडेशन, सिलेबस आज खत्म करना है, अदरवाइज 2-3 लेक्चर रोलिंग मोशन में चलता है। ओके, तो मतलब क्या है कि जैसे वो आपने व्हील को देखा होगा, व्हील क्या करता है, रोटेट करते ऐसे आगे बढ़ता है। तो मतलब उसका सेंटर ऑफ मास कुछ वेलोसिटी से आगे भी जा रहा है और व्हील रोटेट भी कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। ओके, तो अब रोलिंग मोशन की बात करते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखें, अगर हम लोग बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो इसका हर पॉइंट v से आगे जा रहा है। तो मैं अगर इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट की, ये VCM से ऐसे आगे इधर की तरफ जा रहा है। और अब ध्यान से देखें, ये पार्टिकल जो है क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है इसके अबाउट। तो इसके अबाउट इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ क्या हो जाएगी, r ओमेगा। क्या हो जाएगी, r ओमेगा। यानी कि इस, और ये पॉइंट किसके साथ कांटेक्ट में, ग्राउंड के साथ, s, ग्राउंड G मान लेता हूँ, G। ये पॉइंट किसके साथ कांटेक्ट में, ग्राउंड के साथ। इसको मैंने मान लिया पॉइंट P। तो रोलिंग मोशन का कंडीशन ये कि स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। तो स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आया, वो इंस्टेंटेनियसली उस पर किस कंडीशन में आना चाहिए, रेस्ट में आ जाना चाहिए। यानी कि ग्राउंड रेस्ट में, तो उसका वेलोसिटी भी रेस्ट में आ जाना चाहिए। ओके, लिखेंगे फॉर रोलिंग मोशन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी 0। या कोई सरफेस है तो सरफेस के रेस्पेक्ट में 0, यानी कि वेलोसिटी ऑफ P, सॉरी, माइनस वेलोसिटी ऑफ G शुड बी 0। यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ G। अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P कितना आ जाएगा, VCM माइनस r ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ G। अब ये सरफेस जितने से अगर किसी वेलोसिटी से आगे जा रहा है
तो ये पॉइंट P भी उतनी वेलोसिटी से आगे जाएगा। सिंपल का मतलब है ये पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आया तो स्लिपिंग कब नहीं होगा, जब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन जीरो होगा। सिंपल फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग यहाँ से क्या आ जाएंगे, ये तो जीरो आ जाए ग्राउंड, अगर ग्राउंड जीरो है तो VCM माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, तो VCM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ओमेगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ रोलिंग, दिस इज कंडीशन ऑफ रोलिंग, दिस इज condition of rolling motion on ground। ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ रोलिंग मोशन ऑन ग्राउंड। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं बताओ। अरे भाई पॉइंट P किसके साथ कांटेक्ट में, ग्राउंड के साथ ना, तो अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो पॉइंट P का रिलेटिव मोशन ग्राउंड के साथ क्या होना चाहिए, जीरो। अब पॉइंट P के पास दो वेलोसिटी, एक VCM आगे की तरफ, आर ओमेगा पीछे की तरफ। आर ओमेगा क्यों, VCM क्यों आया, क्योंकि रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी V से आगे जा रही है तो उसका हर पॉइंट V से आगे जा रहा है। और ये पॉइंट क्या कर रहा है, अब ये रोटेट भी कर रहा है तो इसके इस पॉइंट के पास आर ओमेगा भी वेलोसिटी होगा इधर की तरफ। अब ऐसे रोटेट कर रहा तो आर ओमेगा इधर की तरफ होगा, ऐसे रोटेट करता तो आर ओमेगा उधर की तरफ होता। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे कि अब पॉइंट P का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या, अगर जीरो हमने निकाल के रख दिया तो हमारा कंडीशन आ गया क्या, VCM इक्वल टू आर ओमेगा। दैट मीन्स ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर है, तो कोई व्हील जो है वो ग्राउंड पे रोलिंग मोशन कर सकता है। ठीक है, नोट कर लो फटाक से। नेक्स्ट लिखो, काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ रोलिंग मोशन। काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन में क्या आ जाएगा, अगर कोई डिस्क रोलिंग मोशन या कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है ग्राउंड पे, तो उसके पास एक तो वो आगे भी बढ़ रहा है और रोटेट भी कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, वो आगे भी बढ़ रहा है और ऐसे से रोटेट करते हुए भी जा रहा है। तो लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो लीनियर वेलोसिटी की वजह से आगे बढ़ने की वजह से उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और रोटेट करने की वजह से रोटेशनल भी काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, टोटल काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेशनल क्या आ जाएगा, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। कहानी खत्म। चलो अब पहला हम लोग कैलकुलेट डिस्क का कैलकुलेट करते हैं, डिस्क ऑफ मास एम। ओके, मान लेते हैं ये कोई डिस्क है, ये कोई डिस्क है, ये रोल कर रहा है VCM से। क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। चलो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख दो फटाक से। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसका हम लोग कैसे लिख देंगे, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना आ जाएगा, mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम VCM स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, mr ओमेगा स्क्वायर को सॉरी ओमेगा को हम लोग VCM इक्वल टू क्या आया था हमारा, आर ओमेगा आया था ना रोलिंग के केस में। VCM इक्वल टू क्या आया था, आर ओमेगा आया था। तो मैं ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, VCM बाई आर लिख सकता हूँ, या VCM की जगह पे यहाँ आर ओमेगा लिख सकता हूँ, जो भी लिखना। तो हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा VCM स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ एम VCM स्क्वायर। तो ये एक आर से आर कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस हाफ एम VCM स्क्वायर क्या आ जाएगा, एम VCM स्क्वायर। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग डिस्क, एम VCM स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब मैं ओमेगा के टर्म लिखना चाहता हूँ तो मैं ओमेगा के टर्म लिख देता हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट। ऐसे अगर मैं पूछूं रिंग का बताओ, तो क्या रिंग का बता दोगे, डिस्क का रिंग का बता दोगे तुम लोग, हाँ सर रिंग का भी बता देंगे। चलो रिंग का सभी लोग कैलकुलेट कर लो। अगर मैं पूछूं सॉलिड स्फीयर का बताओ, तो क्या सॉलिड स्फीयर का भी बता दोगे, हाँ सर सॉलिड स्फीयर का भी बता देंगे। चलो नेक्स्ट,
रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में लिखना हम लोगों को, ठीक है। तो ध्यान से देखें, मान लेते हैं कोई डिस्क, कोई भी चीज़ है, कोई जनरल ज्योमेट्री है, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये एक जनरल टर्म लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, रिंग, डिस्क, रिंग हो सकता है, ये डिस्क भी हो सकता है ये, और सॉलिड और हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग किसके टर्म में लिख देंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में। तो अगर ये रोलिंग मोशन कर रहा है तो सबसे पहली बात VCM किसके बराबर होगा, R ओमेगा के। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या आ जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ M VCM स्क्वायर। अब ओमेगा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, MK स्क्वायर, जहाँ पे K क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, इंटू ओमेगा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, VCM स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस हाफ M VCM स्क्वायर। कुछ टर्म कॉमन मिल रहे हैं, हाँ, हाफ M VCM स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 1 प्लस K स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्या आ गया हमारा, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब K क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब डिस्क के लिए अलग होगा, रिंग के लिए अलग होगा, सॉलिड स्फीयर के लिए अलग होगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए अलग होगा, एंड सॉलिड स्फीयर के लिए अलग होगा, हर के ज्योमेट्री के लिए अलग होगा। तो अब मैंने सिर्फ इतना एक ही केस बता दिया। अभी मैं ये चाहता तो रिंग के लिए बताता, फिर आपको डिस्क के लिए बताता, फिर आपको स्फीयर के लिए बताता, एक ही कर दिया। सिर्फ हमको क्या निकालना होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो मैं डिस्क का निकाल सकता हूँ, निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ आपको। रिंग का निकाल सकता हूँ, निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ। किसी भी ज्योमेट्री का निकालना उसका तो मैं बता चुका हूँ, काफ़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आप नोट कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दें, चलो। अब जो केस मैं कराने जा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ठीक है। ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे रोलिंग मोशन का, आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी, ठीक है। क्या है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन थीटा, दिस हाइट इज h। यहां से इसको छोड़ा गया, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। अब ये क्या हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है, हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, हॉलो सिलेंडर हो सकता है, हॉलो सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिस्क हो सकता, कुछ भी, डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी, ओके। तो हॉलो सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में सब कुछ लिख दूंगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, बोलो। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, बोलो। हाफ कितना आया था, MVCM स्क्वायर ना, हाँ, 1 प्लस K स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ओके। इसको यहाँ से रोल किया गया। तो क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी व्हेन दिस ज्योमेट्री या दिस बॉडी रीचेस टू द बॉटम। तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन भाई। तो इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। ध्यान रखेंगे, टोटल, फाइनल एंड टोटल, मतलब इसमें ट्रांसलेशनल और काइनेटिक दोनों है, इसमें ट्रांसलेशनल और काइनेटिक दोनों है। तो यू इनिशियल कितना है, mgh, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, रेस्ट से रिलीज किया गया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जब पहुंच जाएगा, इसको रेफरेंस लाइन लिया 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी
ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इसका सम हम लोग निकाल चुके थे अभी, तो हम यहाँ पर रख देंगे क्या, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी सी एम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये टोटल है ना, टोटल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म हम लोग निकाल चुके थे, तो मैंने डायरेक्टली रख दिया, वो आपको एक स्टेप स्कूल में दिखाना होगा, ठीक है। तो एम से एम खत्म, कितना खूबसूरत सा रिजल्ट आएगा, अभी ध्यान से देखेंगे अब लोग। तो जी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 GH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी सी एम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो वी सी एम कितना आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट 2GH बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे। अब मैं पूछूं कि रिंग को छोड़ा गया तब वेलोसिटी कितना होगा, निकाल सकते हो, नोट करो इतना, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। मिटा दो इसको, चलो। तो VCM आया अंडर रूट 2GH बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर, जहाँ पे के क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब मैंने बोला कि रिंग को छोड़ा गया, अब ध्यान से देखें, क्या ये V मास पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, इसलिए काफ़ी आसान है आपके लिए। तो मैं मान लेता हूँ रिंग को छोड़ा गया, पहला रिंग। तो रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालोगे, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, तो के किसके बराबर आ जाएगा, आर के। तो रिंग के लिए वी सी एम कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2GH बाई 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट GH। यानी रिंग के लिए रिंग के लिए आ गया अंडर रूट GH। दूसरा डिस्क नस, दूसरा किसके लिए बोलो, सॉलिड या सॉलिड सिलेंडर। रिंग के लिए देख लिया हम लोगों ने सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालोगे, एम के स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के बराबर होता है हाफ एम आर स्क्वायर, तो एम से एम कैंसल, तो यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन के कितना आ जाएगा, आर बाई रूट 2, या के स्क्वायर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे रख दो। तो वी सी एम कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2GH बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना, हाफ, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4GH बाई 3। ये किसके लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए। तीसरा सॉलिड स्फीयर, इसका मैं रेडियस ऑफ गायरेशन निकलवा चुका हूँ, कितना, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर कितना हो, 2/5, ठीक है। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2/5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखो VCM में, तो VCM इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, VCM इज इक्वल टू अंडर रूट 10GH बाई 7। ऐसे ही मैं क्या डिस्क के लिए भी निकाल सकता हूँ, इतना आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि रिंग, सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर, तीन ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ा गया, तो जब यहां पे पहुंचेगा किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, देख के बताओ किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसकी वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली कितना, 1.33 GH होगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा, 1.4 समथिंग आएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सॉलिड स्फीयर का, उसके बाद सिलेंडर का, उसके बाद रिंग का। क्या मास पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, किसकी, डिफरेंट मास के भी हो सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पहुँचेगा तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका होगा, सॉलिड स्फीयर का, किसका होगा, सॉलिड स्फीयर का, देन सॉलिड सिलेंडर, देन सबसे कम रिंग का। ओके, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। आपका रोटेशन इज कम्प्लीटली फिनिश्ड फॉर योर स्कूल एग्जाम एंड
जे के लिए आपको अलग से पढ़ाया ही जाएगा। ओके, सो टाटा बाय बाय। अब टेंशन ख़त्म। ओके, अब मैं अगर मिलूँगा आप लोगों से तो मैं इलास्टिसिटी में मिलूँगा एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में मिलूँगा एंड एसएचएम में मिलूँगा विथ जे लेक्चर्स। ओके, सो मिलते हैं, थैंक यू।